हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सभी बहुत अच्छे हैं। चलिए करते हैं बहुत ही अच्छी सी क्लास की शुरुआत, जहाँ पर हम साइंस की क्लास करें। साइंस की क्लासेस में आपकी कम क्लासेस हुई हैं इन कंपैरिजन टू अदर, तो ये चीज़ें मैं यहाँ पर कर रही हूँ होपफुली कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बेसिक है चीज़ें, थोड़ा कोर्स को मैं रफ्तार के साथ बढ़ाने का प्रयास कर रही हूँ। आज है वैसे भी 1 मई, नया महीना आपका स्टार्ट हुआ है। न्यू मंथ में हमें काफ़ी खींचना है, कोर्स कर सकते हैं। हाँ, ये है कि खींचने के सेंस में जितने इंपॉर्टेंट हैं, जो क्वेश्चंस ले आएंगे वो आपको करवा देते हैं, तो ये आपको नेसेसरी भी रहेगा। क्वेश्चन से पॉइंट पे आ जाएंगे, कोर्स भी कवर हो जाएगा। आप जुड़े हैं मेरे साथ, मैं हूँ शालिनी। सभी का स्वागत है शालिनी क्लासेस में। जितने सब फ्रेंड्स पहली बार आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए। साइंस की क्लास आपकी यहाँ पर चल रही है। एग्जाम टाइम में आपको बहुत सारी मल्टीपल क्लासेस मिलेंगी, फिर भी मैं इतना काम के बाद भी आपके लिए क्लासेस कर रही हूँ, तो लाइक तो बनता है। लाइक से ज़्यादा आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। आप अपनी सपोर्ट और पंक्चुअलिटी को मेंटेन करिए, ताकि मैं आपकी लाइव क्लासेस भी कर सकूं, साथ ही साथ आपको और डिफरेंट सब्जेक्ट की क्लासेस भी अपलोड करके दे सकूं, ताकि आप उसमें अपना जितना भी कोर्स जो डाउट है वो कवर हो जाए। क्लियर है? चलिए, इसके पहले की जो साइंस की क्लास हुई थी उसमें ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में हमने छोटे छोटे सेक्शंस के टॉपिक्स को देखा था। एक क्वेश्चन भी अगर एक टॉपिक से बन जाता है ना, तब भी इनफ है आपके लिए। तो ग्रीन रेवोल्यूशन से डेट, नाम, किस उद्देश्य था, क्या क्या चीज़ें थी, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो वो उसमें था, तो वो मैंने आपको बताया था। वो आप पढ़ो, देखो, समझो, जानो, तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। बाकी आज जो हम डिस्कस करेंगे, मेरा इस बार का टॉपिक ये है कि मैं आपके जो टॉपिक्स हैं उसको अगर ज़्यादा पे आ रहे हैं तो उसको 2 क्लास करूँगी, अदरवाइज़ एक टॉपिक में 1 क्लास आपकी ओवर हो जाएगी। क्लियर है? चलिए, पूरी क्लास एंड तक देखिएगा। और फ्रेंड्स, ये कह रही हूँ कि टेलीग्राम अब ज्वाइन करिए, अब फिर से टेलीग्राम ज्वाइन करिए जब तक एग्ज़ाम नहीं होता है, ताकि जब भी लाइव हो रही है 1-1.5 घंटे पहले, 2 घंटे पहले बताती हूँ, समय को मैनेज करिए, वो चट से आइए, पट्ट से क्लास करिए, ताकि आपके टॉपिक्स क्लियर रहें। ठीक है? आइए, टॉपिक क्या है? आधुनिक ईंधन। आधुनिक ईंधन मतलब साइंस के इस सब्जेक्ट में इस बार फ्यूल से संबंधित चीज़ें उसमें दी गई हैं। तो फ्यूल क्या है, फ्यूल के बारे में आपने बेनिफिट्स क्या हैं, लॉस क्या हैं, क्यों हो रहा है, यूजेस क्या हैं, ऐसे डिफरेंट छोटे छोटे सेक्शन क्वेश्चंस हैं जो हमें कवर करने हैं, पढ़ने हैं, देखने हैं, सीखने हैं, समझने हैं। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो आपके टॉपिक्स में आधुनिक ईंधन क्या क्या चीज़ें हैं, किसे कहते हैं, इनके एग्जाम्पल से MCQs आएंगे, तो वो आपको ज़रूर ध्यान रखने हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि ईंधन क्या है। आधुनिक ईंधन यानी कि मॉडर्न ईंधन। लेकिन हमें उससे समझने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड दिख रहा है, ईंधन। अब ईंधन क्या है वो समझना है। तो ये समझने के लिए आपको कुछ चीज़ें पढ़नी होंगी, जैसे क्योंकि ईंधन क्या होता है आपको प्रश्न ज़रूर आएगा, आपको करना होगा। तो यहाँ पर आपने देखा है कि एनर्जी कंजर्वेशन के बहुत सारे नियम आपने डीलेड सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ रखे हैं, साइंस में थे। ठीक है? एनर्जी कंजर्वेशन के, ऊर्जा संरक्षण के नियम आपने पढ़ रखे हैं, ये साइंस में सेकेंड सेमेस्टर में थे। उसके अकॉर्डिंग कहा जा रहा है ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है, ना ही नष्ट किया सकता है। ये बात हम सब बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि एनर्जी हम ना तो मेक कर सकते हैं, ना हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। करेक्ट? तो यहाँ पर है कि ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। इसे सिर्फ हम एक रूप से दूसरे रूप में चेंज कर सकते हैं और कुछ भी नहीं। ध्यान से सुनिएगा पूरी बात को। आइए देखते हैं, इसमें लिखा हुआ है ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक रूप से, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इस प्रकार हम कुछ कार्य करने के लिए ऊर्जा उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमें कुछ ऐसे पदार्थों का उपयोग करते हैं जो हमें ऊर्जा को एक रूप के दूसरे रूप में बदलने में हेल्प करता है। क्योंकि हमें काम करना है, विदाउट एनर्जी वी कांट एबल टू डू एनीथिंग, राइट? तो हमें ये बात ध्यान रखनी है कि हमको काम भी करना है और एनर्जी को कंजर्व करके भी रखना है। तो वो कंजर्वेशन हम तभी कर सकते हैं जब उसको हम कम समय में, कम लिमिटेड चीज़ों को ध्यान में रखते हुए काम करेंगे, और एक रूप से दूसरे रूप में बदलने में हमें काफ़ी आसानी होगी, प्रॉब्लम्स कम होगी, चीज़ें आपकी सॉल्वेबल हो जाएंगी। तो ये ईंधन की छोटी सी परिभाषा है, आती है, इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है। ध्यान रखिए, सीखिए, समझिए, लिखिए, प्रिपरेशन भी करिए कि आए तो आप लिख पाएँ और गलतियाँ ना करें। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? बताइए। उम्मीद है कि अब ये पूछा जाएगा कि ईंधन क्या है,
तो आप लिख लेंगे और आप गलतियाँ इतनी बेसिक वाली बिल्कुल नहीं करेंगे। क्लियर? अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ईंधनों के बारे में, अच्छा ये बात ध्यान रखिएगा कि आपको यही वाली नहीं कोई भी लिखनी है। अगर आप इसको नहीं लिख रहे हो तो आप कोई भी लिख सकते हो, जो भी आपको याद हो, या आपको अपनी जो कुछ भी कर सकते हो। बस ये है कि आंसर राइट प्रॉपर्ली आपको करना होगा। उसके बाद लिखा है कि सभी प्रकार के जो ईंधन होते हैं वो ज्वलनशील होते हैं। जितने भी प्रकार के ईंधन या जो कुछ भी चीज़ें हैं वो ज्वलनशील होती हैं, तो वो आपको समझनी होगी और आपको रेलेवेंट तरीके से काम करना होगा। तो सभी प्रकार के जो ईंधन हैं वो कैसे होते हैं, वो ज्वलनशील होते हैं। ये मैंने आपको बता दिया। तो ये ईंधन क्या है वो हो गया। आगे बढ़ते हैं, ईंधन कितने प्रकार के होते हैं। तो ईंधन के प्रकार से इस प्रश्न आपको कई सारे आएंगे और इसके ऊपर मैं आपको एक अच्छी लंबी क्लास और दूंगी, मतलब इस क्लास के बाद भी आपको इसके टॉपिक पे क्लासेस ज़रूर होंगी। ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनसे कई सारे क्वेश्चंस आएंगे। तो ये ध्यान रखना है कि पेपर थोड़ा मिक्स बनेगा, ठीक है। तो जो टफ़ आए टफ़ पे भी ध्यान रखो, इजी वाले को बिल्कुल नहीं जाने दो हाथ से, ताकि नंबर गेन कर लो आप। ईंधन कितने प्रकार के होते हैं, तो साधारणतः देखा गया है जनरल वे में 3। अब ये 3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में 3, 4, 5 करके ऑप्शन में आ सकता है, तो वो तैयार रखो। नाम अगर पूछता है तो भी खुद को प्रिपेयर रखो। तो यहाँ पर 3 प्रकार हैं। पहला है ठोस ईंधन, ठीक है। दूसरा जो है वो है द्रवीय ईंधन। तीसरा जो है वो गैसीय ईंधन। तीनों के नेम क्लियर मैंने आपको 1 बाय 1 करके बता दिए। अब आपको ध्यान क्या रखना है, ठोस ईंधन किसे कहते हैं इसकी परिभाषा जानिए, क्योंकि पूछ लिया जाता है कि ठोस ईंधन क्या है, क्या अभिप्राय है, आप क्या समझते हैं, ऐसी कई सारी छोटी छोटी चीज़ें। तो ठोस ईंधन के बारे में है, वे ईंधन जो ठोस अवस्था में होते हैं उसे हम ठोस ईंधन कहते हैं, यानी कि हम सॉलिड फ्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे हम सॉलिड फ्यूल कहते हैं। वो ईंधन जो ठोस स्टेट में, एक सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, सॉलिड स्टेट में होते हैं, उन्हें हम ठोस ईंधन कहते हैं, उन्हें हम सॉलिड फ्यूल कहते हैं। अच्छी परिभाषा है, छोटी सी है, यूनिक है। अब इसके जो एग्जांपल्स हैं वो है लकड़ी, वो है कोयला और एक्सेट्रा। अब आपको ध्यान क्या रखना है कि इस एग्जांपल्स से ही एमसीक्यूज बनते हैं, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। आपको ऐसे 4 ऑप्शन दे देगा, बोलेगा कि निम्नलिखित में से ठोस ईंधन पहचानिए या बताइए। तो ये चीज़ आप तभी कर सकते हैं जब वो चीज़ आपको पता होगी, ये चीज़ आपकी कंफर्म होगी, तभी आप कर सकते हैं। तो इतना आपको ध्यान में रख के काम कर लेना है। फ्रेंड्स, यहाँ तक क्लियर हुआ? बेसिक है, सिंपल है। आप जब ऐसे कई चीज़ों को पढ़ेंगे तो इतनी क्लासेस मैं करवा दूँगी। इवन आपको पता है मैं क्वेश्चंस पे काफ़ी फोकस करती हूँ, तो वो करवा दूँगी, तो आप बिंदास लिख लोगे, दिक्कत नहीं होगी। यहाँ तक क्लियर? आगे बढ़े, चलिए देखते हैं। इनकी थोड़ी विशेषताएँ भी हैं। इनकी जो विशेषता और वो नुकसान और हानि, लाभ, इससे थोड़ा प्रश्न बन जाता है। तो यहाँ पर विशेषता का है कि इसके दहन के पश्चात राख बच जाती है। जब ये बर्न होते हैं, जलते हैं, तो राख जो है वो बच जाती है और ये कम मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करते हैं, ठीक है। ये कम मात्रा में ऊष्मा को उत्पन्न करते हैं, ये इनके बारे में है। एक मैंने बता दिया। दूसरा है द्रवीय ईंधन। अब ये क्या होता है, द्रवीय ईंधन किसे कहते हैं? द्रवीय ईंधन से आप क्या समझते हैं? वे ईंधन जो द्रव अवस्था में होते हैं उन्हें हम लिक्विड फ्यूल कहते हैं। एक ऐसा फ्यूल जो लिक्विड के स्टेट के फॉर्म में होता है उसे हम लिक्विड फ्यूल कहते हैं। वे ईंधन जो द्रव अवस्था में होते हैं वो द्रवीय ईंधन कहलाते हैं। डीजल है, पेट्रोल है, मिट्टी का तेल है, ये सारी चीज़ें आपके द्रवीय ईंधन में आती हैं। तो आपको इसकी परिभाषा आती है तो आप खट खट कर लिख दीजिए। आपको इनके एग्जाम्पल से या इनके नाम से पूछा जाता है, एमसीक्यूज़ के फॉर्म में पूछा जाता है, तो वो आप कर दीजिए। तो वो चीज़ें आपको ध्यान में लेकर चलनी होगी सिंपल वे में, ठीक है। अब इनकी भी विशेषताएं हैं लिटिल बिट, वो भी जान लेते हैं। तो पहला है कि इसके दहन के पश्चात राख नहीं बचती। इसके दहन के जो पश्चात है, जो राख है वो बिल्कुल भी नहीं बचती है, ठीक है। तो इनके दहन के पश्चात राख नहीं बचती, कोई भी चीज़ें ऐसे नहीं बचती हैं और ये अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। ये ज़्यादा ह्यूज अमाउंट में हीट को क्रिएट करते हैं, मतलब उत्पन्न करते हैं। तो ये 2 चीज़ें हैं, 2 बड़े बड़े पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको बता दिए। अब आपको इन पे काम करना है, देखना है, सीखना है, समझना है और आपके एग्जाम्पल्स में पूछा जाए तो आपको वहाँ पर लिखना है। तीसरा जो है वो गैसीय स्टेट होता है। गैसियस स्टेट का फ्यूल है। वे ईंधन जो गैसीय अवस्था में होते हैं उनको हम गैसियस फ्यूल कहते हैं। इनके भी एग्जांपल्स हैं, जैसे एलपीजी है और हाइड्रोजन है, जो कि हम एलपीजी यूज़ करते हैं, जिससे हमारे भोजन बनते हैं। हाइड्रोजन में डिफरेंट यहाँ पे यूज़ होती हैं। तो इनके भी मल्टीपल एग्जांपल्स हैं, सिर्फ इतने ही नहीं हैं, तो इनको भी ध्यान रखना है क्योंकि हम एग्जाम्पल से प्रश्न काफ़ी ज़्यादा बनते हैं। तो क्लियर कट में चीज़ों को समझिए और काम करिए।
विशेषता की बात कर लेते हैं तो इनके दहन के पश्चात राख नहीं बचती है। जब ये बर्न होते हैं, बर्स्ट किए जाते हैं, तो हमारे पास राख नहीं बचती। ये बहुत अधिक मात्रा में हीट को उत्पन्न भी करते हैं। तो सबके फ्यूल अलग हैं, सबके एग्जाम्पल्स अलग हैं, सबकी विशेषताएँ भी काफ़ी डिफरेंट और अलग हैं। तो हमें तो प्रिपरेशन करनी है वो उसी हिसाब से करनी है, उसी तरीके से लिखना और काम करना है। तो जितने भी तीनों स्टेट के जो फ्यूल्स हैं, सॉलिड के, लिक्विड के, तीनों के एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए, तीनों की परिभाषाएं पता होनी चाहिए, और तीनों से संबंधित और भी जो छोटे छोटे रिलेवेंट टॉपिक हैं वो ज़रूर ध्यान रखिएगा। यहाँ तक क्लियर? किसी को कोई सिंगल प्रॉब्लम अगर है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछो। टाइम पर पंक्चुअलिटी बनाओ, आओ, जितना इम्पोर्टेंट होगा वो ज़रूर हो जाएगा, इतना मैं आपको कह रही हूँ। और सीरीज़ सेंड करना शुरू करिए, ठीक है, ताकि वो भी करवाया जाए और चीज़ें आगे बढ़े। और आप लोग के क्वेश्चंस भी अब होना स्टार्ट होंगे जल्दी से जल्दी, ठीक है। आपके सपोर्ट रहेंगे तो मैं हर काम करने को तैयार हूँ आपकी चीज़ों के लिए। और आप लोगों, आपको पता है कि मैं करती हूँ, ये बात आप जानते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपका सपोर्ट मुझे दिखना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। कबर चलो अब बात करते हैं आदर्श ईंधन किसे कहते हैं, आइडियल फ्यूल किसे कहा जाता है। आता है प्रश्न डेफिनेटली, इसीलिए मैंने भी इसमें लिया कि अगर 2 नंबर का पूछा जाए या 1 नंबर का पूछा जाए तो बिल्कुल भी चांस ना हो कि आप उसको छोड़ के आएँ। तो इनकी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। वह ईंधन जो कम मात्रा में ही अधिक ऊष्मा को उत्पन्न करता है उसको हम आदर्श ईंधन कहते हैं। कम इनपुट में ज़्यादा आउटपुट जो भी चीज़ें देती हैं वो काफ़ी बेनिफिट होती है, अच्छी होती हैं। वह ईंधन जो कम मात्रा में ही एक अधिक ऊष्मा उत्पन्न करता है, एक अधिक हीट को क्रिएट करता है, उसे हम आइडियल फ्यूल कहते हैं। सबसे सिंपल पॉइंट है, अगर डेफिनेशन आती है तो डेफिनेशन आपको डेफिनेटली करनी ही करनी होगी। तो वो ईंधन जो कम मात्रा में अधिक ऊष्मा या हीट को उत्पन्न करता है उसको हम आइडियल फ्यूल कहते हैं। जिसके दहन के पश्चात किसी प्रकार का अपशिष्ट नहीं बचता, जिसके फ्यूल के बर्न होने के बाद किसी भी प्रकार का कोई भी अपशिष्ट लेफ्ट नहीं होता, बच नहीं जाता। दहन के समय किसी प्रकार की जहरीली गैस या धुआं भी उत्पन्न नहीं करता। बहुत सारी गैस हैं, बहुत सारी चीज़ें जिसको हमने जलाया उससे डिफरेंट डिफरेंट गैस निकलती है, पेड़ को हानि होती है, जानवरों को हानि होती है, जीव जंतुओं को हार्मफुल चीज़ें हो जाती हैं, तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। तो वो आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो दहन के समय किसी प्रकार की जहरीली गैस या धुआं उत्पन्न नहीं होता है। आगे देखिए, सस्ता और आसानी से भी उपलब्ध है। आप जानते हो जो चीज़ें इजी हैं, एक्सपेंसिव नहीं हैं, इजी टू यूज़ हैं और प्रेजेंस भी हैं, तो वो भी चीज़ें काफ़ी अच्छी होती हैं। फ़िलहाल के लिए इनकी परिभाषा अगर 2 नंबर के क्वेश्चन में आती है तो ये पॉइंट तो आपको डेफिनेटली लिखना ही लिखना है अपने। लेकिन कुछ बातें फिर 2 नंबर के प्रश्नों में थोड़ा बड़ा करके लिखिएगा। आप लोग कॉपी थोड़ी अच्छी तरीके से लिखिए। आधा प्रश्न उतना ही लेकिन आप लिखते नहीं हो, तो वो थोड़ा कर लो मेहनत, तो चीज़ें हो जाएंगी। ठीक, इनफ है यहाँ तक। आई होप सो कि मैंने इतना आपको बता के ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कट में क्लियर कर दिया है। आगे बढ़े, आइए देखते हैं फिर यहाँ पर कुछ इनके गुण हैं, पॉजिटिव क्वालिटीज़ हैं कह सकते हैं। क्वालिटी आपको कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने को आती है, अब आप जानते हैं 1 नंबर 2 नंबर में चीज़ें आपसे पूछ ही जाती हैं। तो एक आदर्श ईंधन आसानी से उपलब्ध है। एक आइडियल ईंधन जो है वो बहुत ही ईजिली अवेलेबल है। तो चीज़ें अवेलेबल हो जाती है तो काम आपका आसान हो जाता है। तो एक आदर्श ईंधन आसानी से उपलब्ध है। दूसरा, एक आदर्श ईंधन क्या है, सस्ता है, चीप है। कैसा है, सस्ता है। एक आदर्श ईंधन आसानी से उपलब्ध है, एक आदर्श ईंधन सस्ता होता है। एक आदर्श ईंधन माध्यम जो है वो गति से हवा में आसानी से जलता है। एक आदर्श ईंधन जो होता है वो स्लो स्पीड से मध्यम गति से हवा से आसानी से जलता है। उसको जैसे हवा मिलती जाएगी वो काफ़ी स्लो स्पीड से धीरे धीरे करके बर्न होगा, लेकिन बर्न होता रहेगा। जैसे कागज़ रखा है, देखो आप, तो अगर थोड़ा सा भी उसमें आग है या कुछ भी है तो वो बर्न होती रहती है। तो वैसे जो आइडियल फ्यूल्स होते हैं ये एकदम मीडियम हवा में, मीडियम स्पीड में ही और हवा में ये आसानी से धीरे धीरे करके पूरे बर्न हो जाते हैं। इससे बड़ी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। जो एनर्जी का एक्सर्शन होता है वो काफ़ी लार्ज स्केल पे होता है इनसे। तो कभी कभी ये बेनिफिट तो है लेकिन हार्मफुल भी बहुत हो जाते हैं। इससे अपने पीछे कोई अवांछित पदार्थ नहीं छोड़ता जो हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। देखिए, कोई चीज़ किसको रिएक्ट करे किसको नहीं करेगी ये थोड़ा समझना पड़ता है, तो थोड़ा सा ध्यान में रखने होंगे ऐसे मेजर्स पॉइंट्स को। नेक्स्ट है कि इसका पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। एक इसीलिए इसका नाम आदर्श ईंधन है, एक आइडियल फ्यूल है।
कि इन्वायरमेंट पे इतना इफेक्टिव नहीं पड़ता है या इतना कोई निगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता है इन कंपेरिजन टू अदर फ्यूल्स। तो ये दूसरे फ्यूल से काफ़ी अच्छा है, इजी टू यूज़ है, फ्रेंडली है, नॉट हार्मफुल है फॉर एनवायरनमेंट के लिए, फॉर प्लांट्स के लिए, फॉर एनिमल्स के लिए, फॉर ह्यूमन बींग्स के लिए, इवन जानवरों के लिए भी। तो इसीलिए इसका यूज़ काफ़ी अच्छा है, इसकी रेटिंग भी काफ़ी बढ़िया है। क्लियर है, बात समझ में आई। मैं आपको एक डायरेक्ट फिगर दिखाती हूँ। देखिए, ठोस ईंधन की अगर हम बात करते हैं तो उसमें लकड़ी है, कोयला है, तेल शैल है, उसमें जो है ये टैन बार्क है, खोई है, पुआल है, चारकोल है, कोयला है, ब्रिकेट है। ये सारे के सारे आपके सॉलिड में है। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपका इसी से बनता है, तो आपको ये पता होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, तरल ईंधन की बात कर लेते हैं। तो पेट्रोलियम है, कोयला तार है, सेल तेल है और ये अल्कोहल है। ये सारी चीज़ें आपके तरल में आती हैं। गैसियस की बात कर लेते हैं तो प्राकृतिक गैस में कोयला है, उत्पादक गैस है, जल गैस, हाइड्रोजन है, एस्टिलीन है, ब्लास्ट फर्नेस गैस है और तेल्स गैस है। ठीक है, तो ये इस तरीके से अलग अलग के एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल्स के थ्रू चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती हैं, इसलिए मैंने इन चीज़ों को इंक्लूड कर लिया। इसके ऊपर कल मैं आपको एक क्लास और दूंगी, क्योंकि ये टॉपिक अच्छा है, बढ़िया टॉपिक है, क्वेश्चंस काफ़ी लाता है। तो एक क्लास इसके ऊपर और होगी, फिर ये टॉपिक आपका ओवर हो जाएगा। कल मतलब साइंस की क्लास हम लोग फिर करेंगे। उम्मीद है कि आज की साइंस क्लास काफ़ी अच्छी होगी। आप मुझे अपनी रेटिंग बताना कि क्लास कैसी लगी। कोई दिक्कत है तो पूछिए, आगे बढ़िए। टेलीग्राम ज्वाइन करिए, आपकी भी क्लास मिस नहीं होगी। नाम शालिनी क्लासेस है, हर चीज़ अवेलेबल है, हर चीज़ कराई जा रही है। मिलते हैं नेक्स्ट में, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक।